हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका डे एंड नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग अपने जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डेफिशिएंसी डिजीजेस की कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और चार्ट मैनेजमेंट, उसके प्लानिंग, उसकी लेआउट, और फिर किस तरीके से हम लोग और चार्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अब हम लोगों को इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं और उसके कैसे कैसे ऑप्शंस दिएंगे, आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में फंसाया जाएगा। वो सब चीज़ आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। हर एक टॉपिक से आपको MCQs मिलेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे कोर्स में इनरोलमेंट नहीं लिया है तो आप प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करिए या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। तो सबसे पहले जब मैं आपको हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन वीडियो दे रही थी तभी मैंने आपसे बोला था कि हॉर्टिकल्चर को ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर किस वर्ड से डिराइव्ड है। तो क्या वो लैटिन से डिराइव्ड है, ग्रीक से, फ्रेंच से, इंग्लिश से। तो आप सबको पता ही होगा कि हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जो कि है हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टिकल्चर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है और दोनों वर्ड आपका लैटिन है। तो इसके लिए फर्स्ट वर्ड क्या है, हॉर्टस, और दूसरा वर्ड है आपका कल्चरा। तो हॉर्टस मतलब क्या होता है, हॉर्टस मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज नोन एज। स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्रूट, एपीकल्चर। तो क्या होता है एपीकल्चर मतलब, सबसे पहले देखते हैं एपीकल्चर मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ हनी बी। जब हम लोग हनी बी से की स्टडी करते हैं या उससे रिलेटेड उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है हमारा एपीकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर। ओके, फ्लावर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा फ्लोरिकल्चर। ये फ्रूट स्टडी को हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी, है ना, यहाँ पे पोमोलॉजी ऑप्शन में होना चाहिए था। ये है हमारा पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट। अब ओलेरिकल्चर को कहते हैं हम लोग स्टडी ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल्स की हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो ये ओलेरिकल्चर इसका आंसर। फिर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। फ्रूट, जब मैं ये वाली क्लास ले रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को रैंक याद रखना है कि कौन सी कंट्री का कहाँ है। तो ब्राज़ील फ्रूट का क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, है ना। और फिर सेकेंड नंबर पे कौन सा है, हम लोग से क्या पूछा है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। तो इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। चाइना किसका है, चाइना है हमारा वेजिटेबल्स का, है ना। वेजिटेबल्स का से फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है चाइना। नीचे आते हैं, ब्राज़ील इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ओहो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये फ्रूट है यहाँ पे ना, इसको ध्यान देना आप लोग। ये है फ्रूट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट, और चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है फ्रूट का, वो है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज ऑन फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ। मतलब कौन सी इसमें से वेजिटेबल या फ्रूट है जिसपे इंडिया प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है। तो अनियन के केस में इंडिया कौन से रैंक पे है, इंडिया है हमारा सेकेंड रैंक पे। ठीक है,
in second rank all over the world. India is on the second rank in case of onion production. ठीक, ग्रेप्स के केस में है हमारा 7th रैंक पे. इंडिया कौन से रैंक पे? 7th रैंक पे. और कैबेज के केस में कौन किस पे? 3rd रैंक पे, है ना. तो फर्स्ट कॉलीफ्लावर के केस में इंडिया इज ऑन द 1st रैंक. इसको हम लोग को ध्यान रखना है. 1st रैंक किसका है? इंडिया का, इन प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर. फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं. ये है पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ. जब डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को, तो उसमें कुछ डिजीजेस को स्पेसिफाई किया गया था कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. कुछ उसके वर्ड्स हैं जो थोड़े अलग दिखते हैं, यूनिक दिखते हैं, तो उससे लोग क्वेश्चन बनाते हैं. तो फर्स्ट था पेलाग्रा और एक मैंने बताया था आपको एलोपेशिया. ठीक है, एलोपेशिया आगे क्वेश्चन में है. तो पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय विटामिन. आपका पेलाग्रा किससे होता है? ये है हमारा विटामिन B2 के उससे डिफिशियंसी से पेलाग्रा की डिजीज़ कॉज होती है. पेलाग्रा में क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, इसमें जो आपकी स्किन होती है ना वो ड्राई हो जाती है और वो जैसे कि पपड़ी पपड़ी जैसा करके छूटने लगता है. तो पेलाग्रा किससे होता है? विटामिन B2 से. विटामिन A से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस. और विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी. और विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी. ठीक है, स्कर्वी ये जो गम्स एरिया होता है वो ब्लीडिंग करता है. और विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी सबको पता ही है. ठीक है, और बेरी में आपकी टंग रीजन में चोटें रहती है. ठीक, फिर ये आपका व्हाट इज अदर नेम ऑफ राइबोफ्लेविन. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है. इट इज PYQ. ठीक है, इसको ध्यान रखना है. जितने भी विटामिन के नेम हैं, अदर नेम ऑफ विटामिन, वो सब हम लोग को याद रखना है कि कौन सा विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं. जैसे ए को हम लोग बीटा कैरोटीन कहते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज अदर नेम ऑफ राइबोफ्लेविन. तो राइबोफ्लेविन हम लोग कौन से विटामिन को कहते हैं? इधर ये आपको पूरा है. विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन. यहाँ पे B1 और B2 दो ऑप्शन सेम है ना. ये एक है B2 और ये है विटामिन B1. तो करेक्ट वन कौन सा है आपका? B2. विटामिन B2 को हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविन. फिर उसके आगे बढ़ते हैं. ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, कौन कौन से विटामिन को क्या कहते हैं. फर्स्ट बीटा कैरोटीन विटामिन A को कहते हैं. थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं. राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं. फिर विटामिन C को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन D को कैल्सीफेरॉल और विटामिन E को टोसोफेरॉल. ठीक है, इतना हम लोगों को ध्यान रखना है. ये चीज़ें जो है हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसके नाम अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा एलोपेशिया. एलोपेशिया भी बताए थे आपको क्या होता है. जब बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं ना वो इस डिज़ीज़ को, तो ये कहते हैं एलोपेशिया की बीमारी, मतलब डिफिशियंसी होती है. किसकी वजह से होती है? विटामिन B2 की वजह से होती है एलोपेशिया. ठीक है, और पहले जैसे बताए थे कि विटामिन A से क्या होता है हमारा? विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं. रात जब डार्कनेस बढ़ती है तो दिखना कम हो जाता है. फिर विटामिन D से क्या होता है? रिकेट्स. जो विटामिन D सनलाइट की कमी से छोटे बच्चों में होता है जनरली, उससे होता है रिकेट्स. और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया. इसमें जो आपका पैर होता है वो कुछ इस मतलब वो थोड़ा ऐसे बेंड हो जाता है ना. और आयरन की कमी से क्या होता है आपका? एनीमिया. अब आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, ये ब्लड में डिफिशियंसी होती है ना, ब्लड डिजीज़ है ये, तो एनीमिया. और विटामिन 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है. विटामिन 2 से क्या क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि विटामिन 2 से क्या, B2 से क्या क्या होता है. एक है हमारा एलोपेशिया और एक था हमारा पेलाग्रा, है ना. ये जो हमारी एलोपेशिया होती है वो होता है, उसमें हमारा हैवी हेयर लॉस होता है. और जो पेलाग्रा होता है उसमें चमड़ा जो है, स्किन ऐसे पपड़ी पपड़ी जैसा छूटती है, वो फटती है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन के
फादर किसको कहते हैं? हु इज़ नोन एज हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन? तो दुर्गेश पटेल, वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा और निरपक तुतेज। ठीक है, तो इसमें कौन है इनका कौन है? पिंक रिवॉल्यूशन के आपके दुर्गेश पटेल हैं, रेड रिवॉल्यूशन के विशाल तिवारी हैं, सिल्वर के इंदिरा गांधी, वाइट रिवॉल्यूशन के वर्गीस और येलो वाले के सैम पित्रोदा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है? निरपक तुतेज ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हु इज नोन एज फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन? निरपक तुतेज। अभी आगे बताएंगे कि गोल्डन रिवॉल्यूशन होता क्या है। जब पढ़ा रहा था, तो जब पढ़ाई हो रही थी इसकी, तब मैं आपको बताई थी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या होता है। जब फ्रूट और हनी, फ्रूट या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का जब डिमांड ज़्यादा हुआ, जब प्रोडक्शन उनका खूब हैवी उस पर होने लगा, स्तर पे होने लगा, तब उस टाइम जो एरा था वो 1999 टू 2003, ये जो एरा था वो आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन का था। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, इसके लिए मैंने ये इन 5 को इंक्लूड किया। एक तो हमारा सबसे पहला था वो जो गोल्डन रिवॉल्यूशन था, उसको याद रखना है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन है ना, गोल्डन रिवॉल्यूशन और क्या किससे रिलेटेड था? हनी / फ्रूट्स और या फिर हॉर्टिकल्चरल उससे। और इसके फादर कौन थे? निरपक तुतेज। ठीक है, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? अनियन या फिर फार्मास्यूटिकल्स से, या फिर जब प्रॉन का प्रोडक्शन हाई लेवल पे होने लगा अपने कंजप्शन पर्पस के लिए, तब उस रिवॉल्यूशन को क्या कहा गया? पिंक रिवॉल्यूशन। और पिंक रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे उसके डिस्कवरर? वो हैं दुर्गेश पटेल। फिर रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? रेड मतलब टोमेटो और रेड मीट। ठीक है, मीट। तो मीट और टोमेटो जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब उनका एरा स्टार्ट हुआ, तो उसको कहते हैं हम लोग रेड रिवॉल्यूशन। एंड हु इज द फादर? विशाल तिवारी। फिर इसी तरह सिल्वर रिवॉल्यूशन में एग से रिलेटेड था इंदिरा गांधी। वाइट रिवॉल्यूशन जो था वो मिल्क से रिलेटेड था, मिल्क प्रोडक्शन से, और उसके फादर कौन थे? वर्गीस कुरियन। और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड था, तो उसके फादर कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन सैम पित्रोदा। ठीक, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन वॉज रिलेटेड टू फ्रूट एंड हनी, पहले ही बताया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ बी एंड सी, दोनों से रिलेटेड है। हनी से भी रिलेटेड है और फ्रूट से भी रिलेटेड है, तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गोल्डन और ऑयल से रिलेटेड अभी कौन सा था हम लोग पढ़े थे कि येलो रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं, जो ऑयल से रिलेटेड होता है, ऑयल सीड से येलो रिवॉल्यूशन है ना। और इसके फादर कौन थे? सैम पित्रोदा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हम लोगों को कि कौन थे और क्या क्या, मतलब ये गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड विथ मल्टीपल क्रॉपिंग इट इज कॉल्ड ना, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फिर नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता था? जब कोई एक फार्मर है, ठीक है, वो अपना नॉर्मल सोल क्रॉप लगा रहा है, उसके साथ साथ जब वो मल्टीपल क्रॉपिंग इंड्यूस कर देता है अपने फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, तो वो वाला जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो विविधता होती है, उसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते हैं, ये मल्टीपल क्रॉपिंग को इंड्यूस करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, इन सब से हम लोग अपना हाई प्रॉफिट लेने का डिसाइड करते हैं कि हम लोग को इस तरीके से, जब इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन होता है तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन जब उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, फिर कैटल,
कैटल्स पाल लिए, उसमें डेयरी, पोल्ट्री, जब ये सब इंक्लूड होने लगता है फार्मिंग के साथ साथ, जब कोई फार्मर करने लगता है तो वो होता है हमारा वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हम लोग को याद रहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड विथ मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब कि नॉर्मल फार्मिंग हो रही है, उसके में मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो रही है, और उसके साथ साथ आपका नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो ये हो गया आपका वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये इसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की यही दो टाइप्स हैं ना, और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन हम लोग का आंसर है। फिर व्हाट वाज द एरा ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन? गोल्डन रिवॉल्यूशन का एरा क्या था? अभी मैंने आपको बताया 1991 टू 1993 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पीरियड के बीच में गोल्डन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। गोल्डन रिवॉल्यूशन वाज रिलेटेड टू फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, इससे रिलेटेड था हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एडम्स फिग? ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, इसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया। एडम्स फिग है ना, एडम्स फिग इस वर्ड, इसको किसको कहते हैं एडम्स फिग? हम लोग बनाना को कहते हैं एडम्स फिग, ठीक है। और अब बताओ हम लोग एवोकाडो किसको कहते हैं? इसको हम लोग बटर फ्रूट कहते हैं, है ना, इसको, ये है बटर फ्रूट, ठीक है। और फ्रूट ऑफ मॉडर्न एरा भी, फ्रूट एक और इसका नाम इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसको कहते हैं फ्रूट ऑफ मॉडर्न एरा ना, ये आगे क्वेश्चन में है, इसको ध्यान रखना है। फिर जैक फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? पुअर मैन्स फ्रूट, क्या कहते हैं इसको? पुअर मैन्स फ्रूट, गरीबों के लिए फल, है ना। और जो नेक्स्ट है क्या? एप्पल, एप्पल को हम लोग क्या कहते हैं? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट ना। नीचे इसका है बनाना इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स के नाम हैं, जैसे कि ये आपका बटर फ्रूट किसको कहते हैं? बटर फ्रूट अभी बताया, एवोकाडो यहाँ लिखा हुआ है, बटर एवोकाडो। फिर पुअर मैन्स फ्रूट किसको कहते हैं? जैक फ्रूट को या फिर बेर को, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना है कि अगर बेर ऑप्शन में है तो देन हम लोग बेर को टिक करेंगे, और अगर जैक फ्रूट और बेर दोनों है तो हम लोग पहले किसको टिक करेंगे? जैक फ्रूट को, ठीक है, पहले जैक फ्रूट को हम लोग टिक करेंगे। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल। फिर क्वीन ऑफ फ्रूट्स मैंगोस्टिन। क्वीन ऑफ नट्स अगर यहीं पे फ्रूट नहीं होके अगर क्वीन ऑफ नट्स पूछता तो क्या आंसर होता? क्वीन ऑफ नट्स किसको कहेंगे हम लोग? पीनट्स को, मूंगफली को हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ नट्स। किंग ऑफ फ्रूट्स या फिर नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या है? मैंगो। एडम्स फिग या फिर एप्पल ऑफ पैराडाइज, ये वाला वर्ड भी याद करके रखना है कि एप्पल ऑफ पैराडाइज किसको कहते हैं? बनाना को। फिर चाइनाज मिरेकल फ्रूट किसको कहते हैं? कीवी को। और किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स बेर, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में फ्रूट्स जो होता है उसको उसकी किंग को क्या कहते हैं हम लोग? बेर। फिर स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फ्लावर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, है ना। ये सब हम लोग को टर्म्स याद करके रखने हैं। बोटनी है, बॉटनी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब फिर जूलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल बॉडी ना, एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो, ठीक, एनिमल्स। फेमोलॉजी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जब
रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी को क्या कहते हैं, फेमोलॉजी। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। फिर फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट। फ्रूट है ना, इसको एक बार हम लोग फ्रूट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़े थे उसमें हम लोग, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट कौन था, इंडिया। इंडिया सेकेंड रैंक पे था। फिर ब्राज़ील इस फ्रूट के केस में फर्स्ट रैंक पे कौन है, ब्राज़ील। फ्रूट्स के केस में याद रखिएगा, अभी नीचे इसका आंसर कुछ तो गलत है। चाइना वेजिटेबल के केस में है, इन वेजिटेबल के केस में फर्स्ट रैंक पे कौन है, चाइना। और यूएसए ये किसके में फर्स्ट रैंक पे है, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, ये मुझे नहीं पता यूएसए किसके लिए उसमें फर्स्ट रैंक पे है। फिर इसका आंसर चाइना दिया है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो वेजिटेबल था, कुछ थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई जिसकी वजह से यहाँ फ्रूट हो गया। तो हम लोग को दोनों याद रखना है कि फ्रूट के केस में क्या था, ब्राज़ील, और अगर यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो वेजिटेबल तो क्या होगा, चाइना। चाइना इज ऑन द फर्स्ट। फिर उसके फर्स्ट और इंडिया वेजिटेबल के केस में किस पे, कॉलीफ्लावर में फर्स्ट रैंक पे है, अनियन में सेकेंड रैंक पे है और कैबेज में थर्ड रैंक पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फोंसो इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो इज मोस्टली ग्रोन। हाफूस किस में ज़्यादातर सुनाई देता है, महाराष्ट्र एरिया मुंबई रीजन में क्या हम लोग सुनते हैं ना, हाफूस आम खाना है हाफूस। तो अल्फोंसो इज अ वैरायटी स्पेशली ग्रोन इन, ये है आपका सही आंसर। इसका क्या है, महाराष्ट्र, इसको याद रखना है। फिर ये क्या कहते हैं, यूपी में कौन सा होता है, चौसा। पंजाब में कौन सा होता है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। फिर पंजाब में आपका चौसा दशहरी मेनली इसको ग्रो किया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में क्या है, बेंगाना पाली ना, में दो क्वेश्चन आया था, एक ये इससे, एक तमिलनाडु से आया था इससे, जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉर्ट आउट करे थे, एक अल्फोंसो था, एक तमिलनाडु था और एक ही आपका ये पंजाब वाला था। तो पंजाब में कौन सा है, चौसा, दशहरी और मलदा, ये तीन वैरायटी ग्रो की जाती है पंजाब में। राजस्थान में बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, लंगड़ा। और तमिलनाडु में अल्फोंसो भी होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, वो याद रखना है। फिर तोतापुरी, बैंगनापाली और नीलम, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में क्या होता है, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लंगड़ा। क्वीन ऑफ नट्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था क्वीन ऑफ नट्स किसको कहते हैं, पीनट्स को, ठीक है। क्वीन ऑफ नट्स इज कॉल्ड पीनट। किंग ऑफ नट्स किसको कहते हैं, वॉलनट को, ठीक है। इसका आंसर क्या है, किंग ऑफ नट इज कॉल्ड वॉलनट। वॉलनट को हम लोग किंग ऑफ नट्स कहते हैं। फिर किंग ऑफ क्या है, एरिड फ्रूट्स, क्या लिखा है, एग्रिड, एग्रिड नहीं है यहाँ पे, एग्रिड नहीं है, ये है एरिड फ्रूट्स। एरिड मतलब ड्राई एरिया कंडीशन जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। तो एरिड फ्रूट के किंग किसको कहते हैं, बेर, इसको हम लोग कहते हैं। और बेर को हम लोग एक और क्या चीज़ नाम दिए थे, पुअर मैन्स फ्रूट ना। उसके साथ साथ क्या था, जैक फ्रूट। जैक अगर दोनों ऑप्शन में तो हम लोग पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, जैक फ्रूट को, और बेर को कहाँ देंगे, किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स में, ठीक है। फालसा ये भी एरिड रीजन में उगाया जाता है, लेकिन बेर इज कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स। और एओनला क्या है, इस समय मॉडर्न, मतलब इस समय जो है ट्रेंडिंग आंवला है, इसका भी एक क्वेश्चन आगे है ना। बेर, आंसर इज बेर। बेर इज द किंग ऑफ एरिड फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी, इसका आंसर है आंवला। फ्रूट ऑफ 22nd सेंचुरी, अरे 21st सेंचुरी, आंवला, इसको हम लोग 21st सेंचुरी का फ्रूट कहते हैं। और इस ईयर को हम लोग क्या डेडिकेट किए, वो मिलेट्स ईयर कहते हैं ना, इस 2023 को डेडिकेटेड किया गया है मिलेट्स, बाजरा के लिए,
ये 21st सेंचुरी का फ्रूट है, इसको कहते हैं आंवला को। बेर क्या था? किंग ऑफ एरिड फ्रूट। फिर उसके आगे हम लोग आते हैं विच मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। जब ऑर्चार्ड के टाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग, तब हाई डेंसिटी के बारे में पढ़े थे कि छोटे छोटे, जैसे अगर रूट स्टॉक जो हैं वो हमारी ड्वार्फ रूट स्टॉक हैं, तो हमारा हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी? आम्रपाली। तो उसका सबसे ड्वार्फ रूट स्टॉक किसका था? आम्रपाली का, कि जिससे कि हम लोग ग्रो करें तो हमारा आपका जो वो है ग्रोथ है वो छोटी ही हो, ज़्यादा बड़ी नहीं हो। ठीक है, तो विच मैंगो वैरायटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग? आम्रपाली, क्योंकि आम्रपाली का ही हमारा जो है वो रूट स्टॉक जो है वो ये ड्वार्फ वैरायटी है ना, ये मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी है, इसके पौधे बौने होते हैं और इसका ड्वार्फ रूट स्टॉक अवेलेबल होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फिर उसके बाद है इंडिया इज नोन एज द होम ऑफ स्पाइसेस एंड मेडिसिनल। वो यहाँ पे जड़ी बूटियों का खजाना है, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत से प्लांट्स में है। तो इंडिया इज ऑल्सो नोन एज क्या? होम ऑफ स्पाइसेस एंड मेडिसिनल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पाइसेस एंड मेडिसिनल। फिर विच स्टेट इज नोन एज एप्पल बाउल? सेब का कटोरा किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। क्यों? क्योंकि ये है हमारा टेम्परेट जो एरिया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्पल का प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए इसको कहते हैं एप्पल बाउल, यानी कि सेब का कटोरा, है ना। फिर उसके बाद है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन। कहाँ पे होता है? कर्नाटका और केरला में ना। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि एक लाइक कोकोनट लगा दिए, उसके बाद हम लोग वनीला लगा दिए या उससे छोटा, फिर उसके नीचे उससे छोटा प्लांट लगाए, फिर उससे नीचे पाइनएप्पल लगा दिए। तो जो ये ऐसे तलिया खेती होती है कि पहले सबसे ऊंचा, फिर उससे नीचा, फिर उससे नीचा, जिससे कि सनलाइट के लिए जो कंपटीशन है वो ना हो और सबको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिले। तो इसमें क्या होगा? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन कर्नाटका एंड केरला। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड इज नोन एज, न्यू वर्ल्ड फ्रूट किसको कहते हैं? एवोकाडो को। अभी बताया गया था कि फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड किसको कहते हैं? एवोकाडो। और फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी किसको कहते हैं? आंवला। ठीक, फिर फ्रूट रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रिच सोर्स कौन है? मैंगो। मैंगो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। फिर ड्वार्फ वैरायटी मैंगो की कौन सी है? तो आम्रपाली, इसका ड्वार्फ रूट स्टॉक भी अवेलेबल है। ठीक, अल्फोंसो। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड इन। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रूट के केस में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका था? ब्राज़ील का। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो कहाँ पर है? ब्राज़ील में। इज सिचुएटेड इन ब्राज़ील। situated in ब्राज़ील। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेप गार्डन इज कॉल्ड। ग्रेप गार्डन को हम क्या कहते हैं? ये जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखे रहना है ना। तो वाइनरी कहते हैं हम लोग ग्रेप गार्डन को, वाइनरी या फिर वाइनयार्ड, है ना, वाइनयार्ड। फिर पाइनरी किसको कहते हैं? गार्डन ऑफ पाइनएप्पल, जहाँ पे पाइनएप्पल की खेती होती है बड़े पैमाने पे, वो है पाइनएप्पल। ऑरेंजरी ऑरेंज से रिलेटेड है, जहाँ पे ऑरेंज का गार्डन होता है। और ग्रेनरी इज रिलेटेड टू ग्रेन्स, ठीक है, अनाज से। तो इसको याद रखना है, वाइनरी रिलेटेड टू वाइनयार्ड, पाइनरी रिलेटेड टू पाइनएप्पल, ऑरेंजरी रिलेटेड टू ऑरेंज ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर्स टू एरिया मोर देन 1000 एकर्स ऑफ सोल क्रॉप कल्टीवेशन। कहीं एक जगह एक क्रॉप की खेती हो रही है लेकिन वो 1000 एकड़ से ज़्यादा एरिया में हो रही है, तो
ऐसे हम लोग इसको क्या टर्म देते हैं, इसको कहते हैं स्टेट। जब पढ़ाया जा रहा था तो नोट्स में ये चीज़ दी हुई थी कि स्टेट इज रिफर्स टू द लार्ज एरिया प्लांटेड मोर देन 1000 एकर्स ऑफ सोल क्रॉप कल्टीवेशन। किसी एक क्रॉप की खेती 1000 एकड़ से ज़्यादा में हो रही है, इसको कहेंगे हम लोग स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्चार्ड क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, जहाँ ऑर्चार्ड मतलब सीधा सीधा हम लोग देखें तो बागीचा जहाँ पे फ्रूट्स की खेती होती है, या प्लांटेशन में बड़े एरिया में, बहुत लार्ज, वेरी लार्ज एरिया, उसका कोई वो नहीं है, हेक्टेयर्स में होता है, एक ही क्रॉप की होती है, जैसे कि टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, मैंगो अगर हो रहा है तो मैंगो प्लांटेशन। ठीक है, गार्डन छोटे एरिया में हो रही है लेकिन एक ही क्रॉप की हो रही है। फिर स्टेट मोर देन 1000 एकर्स में अगर खेती हो रही है आपकी किसी एक क्रॉप की, सोल क्रॉप की, तो ये है हमारा स्टेट। और स्टेट ये चीज़ है, स्टेट टर्म अब यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है। कब यूज़ किया जाता था, जब ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश एरा में स्टेट टर्म ज़्यादा यूज हो रहा था। ठीक है, तो अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, स्टेट वर्ड वॉज यूज ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। फिर ये है कुछ हमारा क्रॉप कम्बिनेशन है। अब पूछा है कि इसमें ये किस तरीके का ऑर्चार्डिंग का एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले टमरिंड, बेर, आंवला और अनोना, फिग, पोमग्रेनेट, बेर प्लस लाइम ना। और अबव एग्जाम्पल शो विच टाइप ऑफ ऑर्चार्डिंग, किस तरीके की बागवानी को ये एग्जाम्पल शो करा है, तो मिक्स्ड ऑर्चार्ड विद इक्वल लाइफ स्पैन, मल्टी स्टोरेज, हाई डेंसिटी या नोटा। हाई डेंसिटी में क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं और नॉर्मल ईल्ड से ज़्यादा, नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा प्लांट लगाए जाते हैं हाई डेंसिटी में। मल्टी स्टोरेज में कैसा होता है, एक प्लांट, फिर उससे छोटा दूसरा प्लांट, फिर उससे छोटा तीसरा प्लांट और उससे छोटा फिर चौथा प्लांट, है ना। ऐसे मल्टी स्टोरेज आपका क्रॉप होता है। फिर मिक्स्ड, नन ऑफ द अबव, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मिक्स्ड ऑर्चार्ड विथ प्लांट ऑफ इक्वल, इसकी जो लाइफ स्पैन होगी इन सब की वो सेम होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिक्स्ड ऑर्चार्ड विथ इक्वल लाइफ स्पैन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोकोनट प्लस ब्लैक पेपर प्लस कोकोआ प्लस पाइनएप्पल, एरिका नट प्लस वनीला प्लस बनाना प्लस पाइनएप्पल। इसमें क्या होता है कि आपका ये मल्टी स्टोरेज का है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग में, मिक्स्ड ऑर्चार्ड में वो इक्वल लाइफ स्पैन का इसके पहले वाला एग्जाम्पल था। फिर हाई डेंसिटी आपका आम्रपाली वाला एग्जाम्पल था। प्लांटेशन में टी प्लांटेशन, कॉफ़ी या फिर मैंगो। और मल्टी स्टोरेज में जैसे सपोज सबसे ऊपर हम लोग ये क्या लगा दिए, इसका कोकोनट का पेड़ लगा दिए। ठीक है, फिर उसके नीचे हम लोग लगाए हैं ब्लैक पेपर का पेड़। ठीक है, फिर उससे छोटा पेड़ है हमारा कोकोआ का, और सबसे छोटा यहाँ ग्राउंड लेवल में होता है हमारा पाइनएप्पल, है ना। तो ये जो इस स्लैंटेड वे में जो खेती हो रही है वो एक तल्ला, ऐसे घर के हिसाब से लिया जाए, एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सिस्टम। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टी स्टोरेज का। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्चार्ड एस्टैब्लिश फ्रॉम प्लांट्स डिराइव फ्रॉम सिंगल इन। हाँ, ये क्वेश्चन था कि क्लोनल ऑर्चार्ड किसको कहते हैं। तो क्लोनल ऑर्चार्ड जब एक ही पेरेंट प्लांट, मदर प्लांट एक ही रहेगी, उसी के कुछ पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होगा तो उसको, जब उससे गार्डन इस्टेब्लिश होगा, उससे ऑर्चार्ड इस्टेब्लिश होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोनल ऑर्चार्ड। ठीक है, पेरेंटल ऑर्चार्ड कुछ नहीं होता है, मिक्स्ड ऑर्चार्ड जो इक्वल लाइफ स्पैन रहता है वो, और क्लोनल ऑर्चार्ड इसका सही आंसर है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इजी एंड पॉपुलर मेथड ऑफ लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। सबसे इजी और सबसे पॉपुलर क्या होता है, स्क्वायर मेथड। मोस्टली आप कभी भी यूज, जैसे जाएंगे कभी भी अगर ऑर्चार्ड स्टैब्लिश करेंगे, सबसे पहला मेथड क्या होता है, ऑर्चार्ड मेथड, स्क्वायर मेथड ना। तो और स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि प्लांट हम लोग लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि एक स्क्वायर बने, मतलब कि स्क्वायर के हर एक एज पे एक प्लांट रहेगा, और इसके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी हर एक प्लांट की, इधर रो वाइज हो या फिर
प्लांट टू प्लांट साइज हो ना, 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, तो ये जो है हमारा ऐसा स्क्वायर मेथड होगा। फिर हेक्सागोनल वाले में क्या होता है कि जैसे कि एक हेक्सागोन है, ठीक है, एक प्लांट यहाँ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बनाना है ना, हेक्सागोन ये है। इसमें एक प्लांट बीच में होता है, एक प्लांट आपका यहाँ पे होता है, एक प्लांट यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, ये तो मिल करके क्या बनेगा, हेक्सागोन शेप का बनेगा। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल मेथड। रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल मेथड में एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इसमें क्या होता है 15% ज़्यादा यील्ड होता है आपका, 15, बाकी किसी भी कल्टीवेशन मेथड से 15% यील्ड जो होता है इस मेथड में ज़्यादा होता है। रेक्टेंगुलर में स्क्वायर की तरह रहेगा, बस डिस्टेंस जो नीचे की रहेगी वो एक साइड की थोड़ी ज़्यादा, एक साइड की थोड़ी कम होगी। रेक्टेंगुलर वाले में ग्रेप बहुत ज़्यादा पूछता है कि ग्रेप किस मेथड से ऑर्चार्ड में लगाया जाता है। और क्विनकॉक्स में क्या होता है कि ये स्क्वायर की तरह रहेगा, बस इसमें अंतर क्या होगा कि बीच में एक और प्लांट लगा दिया जाएगा, जिससे कि जो हमारी यील्ड होती है वो दोगुनी हो जाती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, स्क्वायर मेथड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रेप कल्टीवेशन। हाँ, ये बोला था ना कि ये क्वेश्चन आता है और अगर आया है तभी इसमें है। तो ग्रेप इज कल्टीवेटेड इन फॉर्म ऑफ इन ऑर्चार्ड विथ रेक्टेंगुलर, इसमें ये रो होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ऐसे रहती है थोड़ी कम, और फिर ये बराबर से ऐसे बाइनरी सेटअप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस लेआउट 15% किस में होता है, जब जो हमारा हेक्सागोनल सिस्टम होता है उसमें 15% ज़्यादा प्लांट जो होते हैं एकोमोडेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो 6 प्लांट अगर हम लोग देखें तो 6 प्लांट तो अपने आप ही हैं, पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 प्लांट तो हैं अपने से ही, और फिर उसके बाद एक और बीच में एक और प्लांट आपका आ जाता है। तो इसके लिए इसमें 15% ज़्यादा प्लांट जो हैं वो एकोमोडेट होते हैं। और क्विनकॉक्स वाले में जो होता है वो 2x2 हो जाता है। ठीक, आंसर इज सी, हेक्सागोनल में 15% मोर प्लांट एकोमोडेट होते हैं। फिर 36 में क्या है, द नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ बाय दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट डबल देन द स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से डायरेक्ट डबल हो जाता है, किसमें होता है, क्विनकॉक्स वाले में, जिसमें 4 स्क्वायर पे है, बीच में एक फिलर ट्री है ना। फिर फिलर ट्री इज रिलेटेड टू कौन से मेथड से है, क्विनकॉक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे ये है हमारा स्क्वायर, इस पे यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ग्रीन ग्रीन कर देते हैं, ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ प्लांट, और एक फिलर ट्री यहाँ होगा। फिलर ट्री में जैसे कि फालसा हो गया, गुआवा हो गया, पपाया हो गया, ये सब एज अ फिलर ट्री यूज़ करते हैं। और फिलर ट्री क्या होता है, हमारा टेम्पररी होता है। जब कमर्शियल फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिलर ट्री को क्या किया जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, और तब तक जब तक नहीं होता है फ्रूटिंग स्टार्ट तब तक उससे हम लोग अपना इनकम लेते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्विनकॉक्स में फिलर ट्री होता है। अब क्या है, इन द केस ऑफ द ट्री रोज आर प्लांटेड अलोंग अ यूनिफॉर्म स्लोप। अब स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप है तो क्या होगा, इससे सीधा सीधा मतलब है कॉन्टोर और चार्ट होगा ना, ये जिसमें कि स्लोप पहाड़ों पे जो होता है। ट्रायंगल वाला भी जो होता है वो पहाड़ों में यूज़ होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसे स्लोप की बात किया जाए तो ये हमारा कॉन्टोर और चार्ट होगा ना, जिससे कि जो कि पहाड़ों पे होता है। फिर स्क्वायर, ट्रायंगुलर और हेक्सागोनल। ट्रायंगुलर में क्या होता है कि एक प्लांट यहाँ है, एक या अल्टरनेट में वे में होता है, जिससे कि ऐसे, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग। ठीक, फिर नेक्स्ट ए कॉन्टोर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड जिगजैग सिस्टम। अभी जस्ट बताया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, किसको कहते हैं जिगजैग, ट्रायंगल को। इसमें क्या होता है, सपोज करिए आपकी रो है ना, इसमें एक प्लांट यहाँ आपका फर्स्ट पे लगा,
फिर दूसरा यहाँ आपका 4th पे लगेगा, ठीक है, सॉरी एक 1st पे, दूसरा यहाँ पे 2nd पे, फिर इसमें 3rd पे, इस वाले में 4th पे। तो ऐसे इस सेम फिर इधर से स्टार्ट होगा 1st, 3rd, 5th ना। तो इसको ध्यान से देखते हैं। एक तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक हमारा यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है ना, ये ट्रायंगल, इसके लिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर। फिर लेकिन अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी सपोज एक प्लांट है, तो एक यहाँ पे से फिर अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये हमारा हेक्सागोन भी बन जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा हेक्सागोनल सिस्टम भी हो रहा है, ठीक। तो ट्रायंगुलर सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू कौन सा सिस्टम, हेक्सागोन। ये क्वेश्चन है कि विच और चैडिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू, मतलब इस लाइक हेक्सागोनल सिस्टम, या फिर हेक्सागोनल सिस्टम इज ऑल्सो लाइक ट्रायंगुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि एक ये तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही तो फॉर्म हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्या कहते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम। और एक चीज़ ये कि इसको, हाँ यहाँ पे ये इस तरीके से जाता है ना, सपोज ऐसे ऐसे जा रहा है ना, एक प्लांट यहाँ है, फिर यहाँ, तो इस ऐसे जिगजैग वे में है, तो इसके लिए इसको कहते हैं जिगजैग सिस्टम ऑफ लेआउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस प्लान कैन बी यूजुअली एम्प्लॉयड वेयर लैंड इज एक्सपेंसिव एंड वेरी फर्टाइल विथ गुड अवेलेबल वाटर सप्लाई। जहाँ पर हमारी ज़मीन जो है वो अच्छी खासी उपजाऊ है और पानी की क्वालिटी मतलब क्वांटिटी भी जो भी मिल रहा है हम लोग को अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे अगर, लेकिन जो जगह है वो थोड़ी है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल मेथड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हेक्सागोनल में ही हम लोगों का 15% ज़्यादा प्लांट अकोमोडेट हो पा रहे हैं। अगर हम लोग, जैसे हम लोग के पास इतनी सी ही ज़मीन है और इसमें हम लोग सोचे कि हम अपना वो स्क्वायर लगाएंगे, तब कम प्लांट होंगे, ठीक। फिर अगर हम लोग सोचेंगे कि स्क्वायर ये ट्रायंगुलर लगाए तो इसमें भी कम होंगे। फिर क्विंकन्स में लगाएं तो इसमें भी यहाँ पर 4 और एक यहाँ पे एक 5 ही हो पाएगा। लेकिन जब अगर हम लोग ये लगा देंगे, हेक्सागोनल का यूज़ करेंगे, इसमें क्या होगा, 1 2 6 प्लांट ऐसे लगेंगे, ठीक है, 6 प्लांट ऐसे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक ठो यहाँ पे बीच में लग जाएगा, तो टोटल हम लोग के कितने हो जाएंगे, 7 प्लांट। अब छोटी ज़मीन है, ज़्यादा प्लांट हट रहे हैं, तो क्या हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हेक्सागोनल लेआउट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उससे जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू हम लोग बना सकते थे, मतलब जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू अभी तक दिखे हैं मुझे, अगर आगे कहीं और भी दिखेंगे वो एमसीक्यू तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। लेकिन अभी तक मेरे पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मुझे इतने एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट दिखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।